इंडिया। आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। दोस्तों, कोरोना वबा के दौरान लोगों ने पुलिस का एक नया चेहरा देखा जिसमें वो लोगों की मदद करती नजर आई, अपनी जान की परवाह किए बिना इंसानियत की मिसाल देती नजर आई। कहीं हमने पुलिस को खाना बांटते देखा, तो कहीं रोटियां बनाते देखा, तो कहीं बुजुर्ग का बर्थडे सेलिब्रेट करते भी देखा। ऐसे तमाम किस्से हमने देखे जिसमें पुलिस वाले सुपर हीरो की तरह नजर आए। तो आज एक ऐसे ही सुपर कॉप से मुलाकात कीजिए जो हर रोज एक नई मिसाल कायम कर रहे हैं। तो आइए इस्तकबाल करते हैं हमारे आज के खास मेहमानों का। हमारे साथ हैं डॉक्टर यश गुलाटी, मेरे साथी अभय उपाध्याय हैदराबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे आईपीएस महेश मुरलीधर भागवत। आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस खास प्रोग्राम में। नाज़रीन, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। और हाँ, जब भी आप हमें कॉल करें तो अपने टीवी की आवाज बंद कर दें, हमें इंतजार रहेगा आपके सवालों का। डॉक्टर यश गुलाटी, आपसे बात करेंगे। कल से कोविड वैक्सीन का ड्राई रन एक बार फिर से शुरू हो रहा है, दूसरा ड्राई रन है। आपको क्या लगता है जो पहला ड्राई रन हुआ था उसमें कुछ खामियां थी जिसे इसमें सुधारा जा सकता है, कुछ बदलाव किए जा सकते हैं? देखो, ये जो काम है ये बहुत बड़े स्केल पे होना है। तो पूरे मुल्क की सारी जितने लोग हैं सबको वैक्सीनेशन लगना है। देखो, जो इलेक्शन होता है उसमें तो सिर्फ एडल्ट वोट करते हैं, इसमें तो सबको वैक्सीनेशन लगना है। तो ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज है और इसमें कोई खामियां ना रह जाएं, इसलिए एक ड्राई रन और करने में कोई हर्ज नहीं है। पहला ड्राई रन काफ़ी सक्सेसफुल रहा था, जहां तक जो रिपोर्ट मीडिया में आई है उसके हिसाब से। तो मुझे नहीं लगता कि अगर कोई दोबारा से अभी एग्जाम से पहले अगर अपना सेकंड डिवीजन को करे, इसका मतलब ये नहीं कि वो नालायक है, इसका मतलब ये है कि वो एग्जाम में अच्छे नंबर लेना चाहता है। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है और ये अच्छी बात है कि फाइनल करने एग्जाम से पहले आप अच्छी तरह रिवाइज कर लें ताकि एग्जाम में आपकी गलती ना हो। जी बिल्कुल। फिर भी आपने जो पहला ड्राई रन था उसको एनालाइज किया होगा, कहीं ना कहीं आपने बारीकियां जरूर उसकी टटोली होंगी। आपको क्या लगता है, क्या कुछ ऐसी खामियां वैसे देखने के लिए मिली थी क्या? देखिए, ऐसा है कि सच बात यह है कि जो उसकी डिटेल्स ना आपको मालूम है ना मुझको मालूम है, ना मैं ही उसका कोई अंदर का आदमी हूं जो मैं आपको खामियां बता सकूं। जो खबरें आई हैं, जो हमने उसमें लोग इन्वॉल्व थे, जिससे बात हुई है, जितनी हमारी मतलब बातचीत से हमको पता लगा है, तो ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम मुझे सुनने में नहीं आई है। तो क्योंकि दोबारा ड्राई रन हो रहा है, इसलिए हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि खामियां थी। हमें तो ये मुझे तो ये लग रहा है कि उसको पक्का दुरुस्त करने के लिए ड्राई रन हो रहा है। वो किसको पहले देना है, किसको बाद में देना है, ये सब डिसाइड किया जा रहा है। इवन हमारे हॉस्पिटल के अंदर भी ये डिसाइड किया जा रहा है कि हम पहले किसको देंगे, पहले डॉक्टर्स को देंगे, फैमिलीज को देना है कि नहीं देना, अभी कोई उसका फैसला नहीं है। तो ये सारी चीजें अभी डिसाइड की जा रही हैं। सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स, फिर जो लोग जो ज्यादा वल्नरेबल हैं, जो एक एज ग्रुप के ज्यादा हैं या जिनको कुछ और ज्यादा बीमारियां हैं, इन सब का डाटा हमको चाहिए। ये सारा डाटा इकट्ठा होगा और एक कंपाइल होगा, तो आप जाके उनको उस तरह से कर सकते हैं ना। अब ऐसा नहीं है कि चल पड़े सवेरे घोड़ा सवारी लेके चलो जी वैक्सीनेशन लगाएंगे, ऐसा तो नहीं है ना। तो ये सारा एक डाटा चाहिए और एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज तरीके से करना होगा। तो मुझे तो लगता है कि शायद 2 ड्राई रन भी कम हो सकता है, दोबारा भी अगर करना चाहें तो कोई बुराई नहीं है, ताकि एक बार जब शुरू हो फिर उसमें गलती ना हो। जी डॉक्टर गुलाटी, जब एक तरफ ड्राई रन चल रहे हैं और वैक्सीन सबको दिए जाने की तैयारी चल रही है, इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी एक कमेंट किया है। जो किसानों का आंदोलन चल रहा है दिल्ली की सरहद पर, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कहीं ऐसा नहीं हो कि हालात मरकज जैसे हो जाए, जैसे वहाँ बहुत सारे लोग एक क्लोज एक जगह में इकट्ठा थे और उनमें ये इन्फेक्शन फैला था। लेकिन अभी जो है जो किसान दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर हैं, वो उनकी तादाद काफ़ी बड़ी है, लेकिन कोरोना जैसे मामले की वहाँ से खबरें बहुत कम आई हैं। तो ये मानकर चलें कि ठंड के बावजूद भी जो भी वेरिएंट है कोरोना का यहाँ पर, उसका असर बहुत कम हो गया है। क्योंकि अगर ऐसी कोई बात होती है, जैसे किसानों की बहुत सारी मौत भी हुई है, लेकिन वो दीगर उसकी वजूहात रही है। देखो, इसमें ये तो ऊपर वाले का करम है हम पे कि हम गुस्ताखियां करते जा रहे हैं और वो हमको फिर भी माफ करता जा रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक है। तो भाई, अगर आंदोलन कर रहे हैं तो वहां पे अगर आप एहतियात नहीं बरतेंगे तो इसके जो बाद के
रिजल्ट्स हैं वो खराब हो सकते हैं। तो इसमें इस चीज़ का तो ध्यान रखना ही चाहिए। भाई आपकी डिमांड एक जगह है और पूरे मुल्क की जो हिफाजत है वो एक जगह है। तो मैं नहीं जानता कि डिमांड के बारे में, देखो मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं कमेंट नहीं करूंगा। बाकी जहां पे भी, और ये एक बात मैं दोबारा से फिर दोबारा जोर दे के कहना चाहूंगा कि जब वैक्सीनेशन लग जाएगी उसके बावजूद भी सारे एहतियात बरतने हैं। तो ये नहीं है कि वैक्सीनेशन हो गई तो सारी मुल्क में वो हर्ड इम्यूनिटी आ गई, इसमें टाइम लगना है। तो ये एहतियात हम छोड़ नहीं सकते हैं, और खासकर जहां इतने लोग इकट्ठे होकर खड़े हुए हैं वहां पे तो जो ऑर्गेनाइजर हैं उनकी ये फर्ज बनता है कि वो लोगों को समझाएं कि ये एहतियात बरतने हैं। उनका भी इसमें नुकसान हो सकता है, नहीं करेंगे तो पूरे मुल्क का भी हो सकता है। ये तो बहुत ही समस्या वाली बात हो जाएगी ना अगर नहीं एहतियात बरतेंगे तो। और ये बात मैं दोबारा भी बोलना चाहूंगा कि वैक्सीनेशन लगने के बाद भी एहतियात बरतने हैं, ये बहुत जरूरी है। डॉक्टर गुलाटी, जैसा हम तो लगातार इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, वैक्सीन के ऊपर, और इम्यूनिटी कब डेवलप होगी और इसके रिएक्शंस को लेकर। वैसे कुछ यूरोपियन कंट्रीज से ये भी खबरें आई हैं जहां फाइजर की वैक्सीन देने के बाद मौत की भी रिपोर्ट्स हैं। तो क्या आपकी नज़र में ये आया है और क्या कंफर्म हो पाया है कि ये वैक्सीन का ही किसी तरीके का रिएक्शन था या फिर उसकी कोई और वजह थी? नहीं, अभी ऐसा कोई कंफर्म न्यूज ऐसी है नहीं है, ये अफवाहें हैं। कोई कंफर्म न्यूज मेरे जहन में तो नहीं है। कोई है तो आप मुझे बता दीजिए। मेरे ख्याल में तो ऐसा नहीं है कि वैक्सीनेशन से किसी की डेथ हुई हो। और देखो, जो कोई भी वैक्सीनेशन हो, कोई भी दवाई हो, कुछ भी हो, तो उसका ये कोई भी नहीं कह सकता कि 100% सेफ होगी। जो पुरानी वैक्सीन थी उनके अंदर भी कई लोगों को रिएक्शन हो जाता था, कईयों को बुखार हो जाता था, कई लोगों को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हुई है पुरानी जो वैक्सीन और फ्लू वगैरह के लिए। तो लेकिन अगर करोड़ों में से एक कोई रिएक्शन होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज खराब है। तो ये सब जो ह्यूमन बीइंग तो इतना मुख्तलिफ है, सारे लोग तो सब एक जैसे तो है नहीं है ना। तो इसलिए, लेकिन जो जहां तक सारे 3 फेज ट्रायल के हो गए, सेफ्टी को देखा गया है, इमरजेंसी जो उनको आपको परमिशन दी गई है, तो ये सब चीजें देख के दी गई है। अब एक खुदा ना खास्ता कोई अगर एक आदमी ऐसा कहीं दुनिया में निकल आएगा जिसको ज्यादा रिएक्शन हुआ, तो इसको हम उसके लिए क्या उसको नजर मानकर उसको ये मानकर नहीं चल सकते कि ये वैक्सीन इफेक्टिव नहीं है या फिर इसका कोई बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट है, जैसा डॉक्टर गुलाटी आप बता रहे हैं। हमारे खास एक और मेहमान आपके साथ जुड़ने वाले थे, अब जुड़ गए हमारे साथ। महेश एम भागवत साहब, आप कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं रचाकोंडा हैदराबाद में। जी, तरन्नुम अभी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, कुछ तकनीकी ऐसी उसमें आ रही है। जी बिल्कुल, अभी जी बिल्कुल। डॉक्टर यश गुलाटी से हम बात कर रहे थे, वैक्सीन की बात कर रहे थे। डॉक्टर यश गुलाटी, जैसे कि अब जल्दी वैक्सीन लोगों तक पहुंच जाएगी, लेकिन वैक्सीन को लेकर के साइड इफेक्ट्स की भी बात हो रही है। तो ये किस तरह के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि लोग थोड़ा सा घबरा रहे हैं जब से उन्होंने साइड इफेक्ट की बात सुनी है। देखो, कोई गंभीर शदीद साइड इफेक्ट सामने नहीं आए हैं। किसी को हल्का फुल्का बुखार अगर हो जाता है, हल्की फुल्की दर्दें हो जाती हैं, तो वो उसको बहुत ज्यादा उसको तूल देने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा कोई भी नहीं आई है रिपोर्ट्स कि कोई बहुत शदीद साइड इफेक्ट सामने आए हों, ऐसा नहीं है। तो जो सेफ्टी को देख के ही पूरे दुनिया में जो वैक्सीनेशन, देखो अमेरिका में भी शुरू किया गया है, यूके में भी शुरू किया गया है, यूरोप में भी शुरू किया गया है। हम तो बल्कि थोड़ी लेट से ही कर रहे हैं। हमने देखा है कि वहां ऐसे कोई रिएक्शन नहीं हुए, तो हम बल्कि ज्यादा सेफ हैं। उन लोगों ने तो वहां तो ऐसी हालत है, यूके में तो उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया कि एक तरह की वैक्सीन नहीं है तो दूसरी डोज दूसरी दे देना। तो इतनी बुरी हालत है। तो हमारे कंट्री में बन रही है, हमें ऐसी नौबत नहीं आएगी। हालांकि देखिए, हमारे पास भी लिमिटेड डोजेज है कि कुछ 40 करोड़ कुछ ऐसी डोज हैं, और हमको चाहिए और बहुत ज्यादा। तो टाइम लगेगा, 4-6 महीने लग जाएंगे इसकी वैक्सीनेशन सबकी होते होते। तो इसमें टाइम लगेगा और हमें घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा अगर कोई भी सरकार, कोई भी मेडिकल इंस्टीट्यूशन, कोई भी ICMR या कोई ऐसा आपको कभी अप्रूवल देगा ही नहीं अगर बहुत ज्यादा कोई अनसेफ चीज हो तो। जी बिल्कुल, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई घबराने की बात है। तरन्नुम, हमारे साथ हमारे एक और खास मेहमान महेश एम भागवत साहब जुड़ गए हैं। आप हैदराबाद में पुलिस कमिश्नर हैं रचाकोंडा के, और जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल महेश एम भागवत साहब।
और आपका स्वागत है। अभी हम बात कर रहे थे, आपका ही जिक्र कर रहे थे, गुड आफ्टरनून। आपके ही महकमे की बात कर रहे थे कि पूरे कोरोना के इस दौर में थैंक यू। किस तरीके से पुलिस ने काम किया। इनफैक्ट हमने एक स्टोरी भी की थी, हमारे नाजरीन को याद होगा, हम कोरोना कंट्रोल रूम नेटवर्क 18 की तरफ से हमने चलाया था, जिसमें बाहर से लोग कॉल करते थे जानकारी के लिए, और एक बहुत ही हमारा एक अलग एक्सपीरियंस रहा था, जिसमें तमाम शिकायतें लोगों की थी, मजबूरियों की शिकायतें थी और शिकायतें थी, लेकिन पुलिस को लेकर बहुत ही अच्छी बातें लोग कहते थे कि पुलिस ने हमारी बहुत मदद की। हैदराबाद में तो हमने ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल देखे। महसन भागवत साहब, ऐसी क्या बातें रही कि आपने पुलिस ने 24/7 पूरे कोरोना के पीरियड में काम किया, लोगों की हेल्प की, उनको घर तक पहुंचने में मदद की, कैसे कोऑर्डिनेट किया आपने सारे इस एक्टिविटीज़ को? सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूं आपके न्यूज 18 उर्दू चैनल को कि आपने मुझे यहां पे बुलाया। शुक्रिया। कोरोना के जो लॉकडाउन का दौर था, उस समय हमारे ऊपर थोड़ा एक्स्ट्रा वर्कलोड था। जब से लॉकडाउन हो गया, तब से सबसे पहले तो चेक पोस्ट 24/7 हमने चेक पोस्ट हमारे लगा दिए थे हमारे बॉर्डर्स पे, और जो गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स थे कि खासकर जो इंडस्ट्री इसेंशियल वर्क है, जिसमें पेट्रोल हो, लाइट हो या हेल्थ डिपार्टमेंट के कर्मी हो, हमारे पुलिस के कर्मचारी हो, कि जिनको काम पे प्रेजेंट रहना है, तो उनके लिए फ्री पैसेज देना, यह हमारा काम था। सबसे उसके साथ साथ जो इसेंशियल कमोडिटीज है, जिसमें तरकारी है, दूध है, अंडे है, ये बाकी इसका सप्लाई और मेडिसिन का सप्लाई भी कहीं पे भी नहीं रुकना, इसके लिए खासकर हमें शुरू में कोशिश करनी पड़ी और अच्छा रहा। देन उसके बाद में जो दौर चला वो ये माइग्रेंट वर्कर का चला। ये जो काम करने वाले यहाँ पे काफी बाहर के स्टेट के जो मजदूर थे, वो लोगों में एक गांव जाने के लिए सडनली एक मूवमेंट टाइप शुरू हो गया और कुछ लोग पैदल जाने लगे। तो उस समय गवर्नमेंट की तरफ से भी स्पेशल ट्रेन्स का इंतजाम किया था। हम लोगों ने भी काफी बसेस भी उनके लिए अरेंज की और उन लोगों को बाय रोटेशन उनका रजिस्ट्रेशन करके उनको उनके गांव तक पहुंचाने के लिए हमने मदद की। और जब तक वो लोग यहाँ पे थे हैदराबाद में, तब तक हमने यहाँ पे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की मदद से तकरीबन मेरे पास जो 60,000 मजदूर थे, उसमें से 11,000 लोगों का सर्वे करके उनको हेल्थ के लिए मेडिसिन हो या उनकी जो प्रेग्नेंट लेडीज है उनके लिए स्पेशल न्यूट्रिशनल डाइट हो, देन जिनको खाने का प्रॉब्लम हो रहा है उनके लिए कुक्ड फूड, या जो लोग खाना बना सकते हैं उनको ग्रोसरीज का डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब हमने स्वयंसेवी संगठन की मदद से, कुछ फिलैंथ्रोपी सामने आए उनके मदद से हमने किया। उसके साथ साथ हमने यहाँ पे एक कोरोना कंट्रोल रूम ओपन किया था कि जो 24/7 लोग यहाँ पे फोन करें। उस कंट्रोल रूम में इवन हमने एक हेल्पलाइन दी थी लोगों को कि जो लोग जिनके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आ रहे, जिनको साइकेट्रिस्ट की जरूरत है, तो ऐसे लोगों को काउंसलिंग की भी सुविधा हमने दी। उसके साथ साथ यहाँ पे व्हीकल बंद थे लॉकडाउन में, तो लोगों को काफी असुविधा हो रही थी कि जो खासकर जिनको प्रेग्नेंट लेडीज चेकिंग के लिए जाना है, जिनको जो डायलिसिस पे पेशेंट है उनको हॉस्पिटल डायलिसिस के लिए जाना है, जहां पे एम्बुलेंस का प्रॉब्लम हो रहा था, तो वहां पे हमने नॉन इमरजेंसी सर्विस करके महिंद्रा अलाइट एंड श्रीनिवासा टूर्स एंड ट्रेवल्स, ये दोनों संस्थाओं की मदद से तकरीबन 25 व्हीकल्स हमने इस पीरियड में चलाए और लोगों को काफी उससे सुविधा मिली। और बाकी बहुत सारा काम इस पीरियड में किया। तो मेरा भागवत साहब मेरे साथी थे, एक और ये तो हमने देखा भी है और आप लोगों ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम किया, बहुत तरीके से लोगों की मदद की। और जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जैसे एक तो हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी थी, एक वो और पुलिस, ये सबसे ज़्यादा एक्सपोज थी उस समय कोरोना के पीरियड में, जब तमाम लोग लॉकडाउन में डरे भी थे और कायदे कानून के तहत घरों में कैद थे। तब ये दो फ्रंट पे, एक मेडिकल फ्रेटर्निटी और एक तरफ हमारा पुलिस फोर्स, ये लगातार लोगों के बीच में जाकर काम करता रहा। तो बाद में देखा ऐसा गया, एक मेंटल फटीग की भी सिचुएशन आ गई। तो ये पुलिस के लोगों को भी ये तो झेलना पड़ा होगा, उसको कैसे आपने मैनेज किया?
या मैं हमारे इवन पुलिस वालों को भी काफी दिक्कत आई थी। शुरू में तो लॉकडाउन में तो हमारे पुलिस वाले कम इफेक्ट हुए, पर जैसे लॉकडाउन खत्म होने लगा हमारे 1 बाय 1 पुलिस वाले भी पॉजिटिव डिटेक्ट होने लगे। आज तक मेरे कमिश्नरेट में तकरीबन 1072 लोगों को कोरोना का इफेक्ट हुआ है। और एक हम लोग लकी है कि सब लोग वहां से इसमें से सही सलामत बाहर आ चुके हैं। और उनके लिए भी हमने एक खास इंतजाम किया है यहाँ पे। तो क्या किया, तो एक तो सबसे पहले कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद में प्राइमरी कांटेक्ट, सेकेंडरी कांटेक्ट हमारे पुलिस के, उनके फैमिली के आइडेंटिफाई करके उनको टेस्ट करवाना। एक हमने स्पेशल मेडिसिन का एक पैक तैयार किया है कि जो 24 आवर्स के अंदर इनके घर में पहुंच जाता है। एक ड्राई फ्रूट्स का पैक भी इनके घर में पहुंच जाता है। हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से 5,000 रुपया हम जो हमारे कर्मी जो पॉजिटिव डिटेक्ट हुए उनके अकाउंट में डिपॉजिट कर रहे हैं। और इनको 14 दिन के लिए हम लोग उनको हॉलीडेज दे रहे हैं। बाद में 14 डेज के बाद फिर दोबारा चेकिंग करके अगर वो नेगेटिव है तो उसके बाद और 3-4 दिन के बाद वो लोग ड्यूटी पे ज्वाइन हो सकते हैं। जो लोगों को सांस लेने में तकलीफ है या और कोई प्रॉब्लम है, घबराहट हो रही है, तो उनको हम हॉस्पिटल के लिए भी हम इंतजाम कर रहे हैं। यहाँ पे तेलंगाना गवर्नमेंट के तरफ से टीम्स करके गच्चीबावली में काफी अच्छी सुविधा वाला हॉस्पिटल ओपन किया है। यहाँ पे हमारे कर्मी जाते हैं या फिर गांधी हॉस्पिटल जाते हैं, या जो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल जाना चाहते हैं उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में भी हम लोग मैनेजमेंट से बात करके थोड़ा सा कंसेशन रेट में उनको वहां पे एडमिट करना है। और उसके साथ साथ जो हमारे कर्मियों की तरफ से हमारा जो खास योगदान अभी ये कोरोना के पीरियड में रहा वो है प्लाज्मा डोनेशन। हमारे जो पुलिस के कर्मी है तकरीबन आज मेरे ख्याल से 75 पुलिस के जो हमारे ऑफिसर्स हो, मेन हो, वुमेन सब इंस्पेक्टर ने भी, एक लेडी सब इंस्पेक्टर संध्या करके चैतन्यपुरी की, उसने भी खुद प्लाज्मा डोनेशन किया है। आज भी कभी भी इमरजेंसी में हमें कॉल आ जाता है कि हमें ओ पॉजिटिव, बी पॉजिटिव या ये ब्लड ग्रुप का प्लाज्मा चाहिए। हमारे 24/7 हमारे जो लोग कोरोना के दौर से पॉजिटिव होकर बाहर आ चुके हैं वो प्लाज्मा डोनेशन के लिए तैयार है। जाहिर सी बात है, कई फ्रंट पे आपने लोगों की मदद की है और अभी भी पुलिस अपना जो कर्तव्य है वो निभा रही है। और जब हम आपसे मुखातिब है बात कर रहे हैं तनुम, जब तक हमने इनसे बात की, डॉक्टर गुलाटी को मैं देख रहा हूँ उन्होंने लगातार मास्क लगा रखा है। वैसे तो अपने आसपास वो सैनिटाइज करके रखते हैं, काफ़ी सुरक्षित रहते हैं, लेकिन डॉक्टर गुलाटी एक अलग मैसेज भी दे रहे हैं कि आप कहीं भी रहें मास्क लगा के रहें, भले ही वैक्सीन आ जाए। क्यों डॉक्टर गुलाटी? हाँ, बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं इस समय हॉस्पिटल में हूँ। तो इस समय अपने घर के अंदर जहाँ अपना एक आपका सपोर्ट बबल है वहाँ तो ठीक है, जहाँ पे भी आप बाहर हैं आप मास्क लगा के रखें। जब जरूरी बात करनी है तो हटा लें, नहीं तो जरूर लगाएं। यही एक चीज है जो आपको बचा सकती है इस बीमारी से। और इसने देखो, इंग्लैंड में मैं अभी गया था महीना पहले, मैंने देखा वहां पे लोग मास्क वगैरह नहीं पहन रहे थे। अब देखिए उनकी क्या हालत हो रही है। मैंने देखा 70-80% लोग मास्क नहीं पहन रहे थे, अब देखो कहाँ फंस गए वो लोग। तो एक लेसन हमको लर्न करना चाहिए कि मास्क तो पहन के रखना ही है, हाथों को धोते रहना ही है और सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, जिसको कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर, ये टर्म सब याद कर लें कि कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर ये करना ही है अगले 6 महीने, चाहे वैक्सीनेशन लगे चाहे नहीं लगे, क्योंकि सबसे ज्यादा बचेंगे अगर हम तो इसी से बचेंगे। जी बिल्कुल। अगर आपको वैक्सीन लग भी जाती है तो उसके बाद भी आपको मास्क लगाना है और हर तरह की जो एहतियात आप अभी कर रहे हैं वो आपको तब भी रखनी है। महेश जी से एक बार हम फिर बात करेंगे। महेश जी, कोई कितना भी इंसान ऊपर से सख्त हो, लेकिन कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर होती है जो उसके अंदर के इंसान को पिघला दे। क्योंकि आप कोरोना, जब लॉकडाउन था और कोरोना का ये जो दौर पूरा रहा, आप शुरू से ही फ्रंट पर काम कर रहे थे। हमने देखा कि ऑर्फनेज के बच्चों को आपने जरूरी सामान मुहैया कराया, घर जाते लोगों को आपने खाने के पैकेट्स बांटे और कोरोना की अवेयरनेस को लेकर के आपने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया, रन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया। तो आप काफी काम कर रहे थे। तो कहीं कोई ऐसा पल आया जब आपको बेबस सा महसूस हुआ हो? क्योंकि जो तस्वीरें हम सब लोग देख रहे थे, जो लोग घर जा रहे थे, खाने के लिए नहीं था, वो पैदल अपने घरों की तरफ जा रहे थे, मीलों चलते ही जा रहे थे। तो एक वो ऐसी सिचुएशन थी जब हर कोई बहुत बेबस महसूस कर रहा था, ऐसा महसूस कर रहा था कि मैं इनके लिए कुछ कर क्यों नहीं पा रहा हूं। तो क्योंकि आप तो फ्रंट पर थे, ऐसी तस्वीर अपनी आंखों से देख रहे थे, तो क्या कोई ऐसा वक्त आया?
काफी हमने देखा है। मैंने तो खुद वहां पेट्रोलिंग करते समय एरिया में कुछ लोगों को मिला, मैं खासकर जो दूर कई कंट्री के दूसरे पार्ट से यहाँ पे आए थे, और वो लोग जो है घर जाने के लिए बहुत जिद कर रहे थे कि हमें घर जाना है। हमने पूछा उनको कि क्या बात है, अभी यहाँ पे हम आपको आपके खाने के लिए इंतजाम किया है, आपका हेल्थ चेकअप हो रहा है। वो बोले अभी ये पता नहीं ये वैक्सीनेशन कब आएगा, यहाँ से बीमारी से कब हम बाहर आएंगे हम सब लोग, और हम लोग जिंदा रहेंगे नहीं ये भी हमें मालूम नहीं है। अगर हमारे आखिरी दिन में हम लोग हमारे लोगों के साथ गांव के रहना चाहते हैं, इसलिए हमें गांव भेज दो। ये थोड़ा सा हमें बेबस लगा उस समय कि लोगों को भी हम कन्विंस नहीं कर सकते, क्योंकि वो साइकोलॉजिकली काफी उनको घर जाने के लिए काफी मजबूर थे कि हमें पक्का घर जाना है, और उनका यहाँ रहने का उस समय पे ये नहीं था। लेकिन हमने देखा उसके तुरंत बाद 2 महीने के अंदर फिर से रिवर्स माइग्रेशन शुरू हो गया, वापस आना शुरू हो गए लोग। आज पूरे जब देखेंगे यहाँ पे हैदराबाद में तो पूरे जो लोग गए थे तकरीबन काफी लोग वापस आ चुके हैं, फिर से दोबारा काम हो चुका है। लेकिन इस समय में उल्टा ज्यादा हमें सावधानी बरतनी है, क्योंकि अभी जैसे डॉक्टर गुलाटी भी बता रहे थे, हम लोग भी फिर से अभी पिछले हफ्ते ही हमने संडे के दिन 6 किलोमीटर का रन अरेंज किया था कि जो मेन बेसिक एसएमएस हमेशा मैं बोलता हूं कि एसएमएस याद रखिए। एसएमएस में फर्स्ट एस इज फॉर सोशल डिस्टेंसिंग, 2 मीटर या 6 फीट की दूरी 2 आदमी के बीच में पक्का चाहिए। एम फॉर मास्क आप कंपलसरी यूज कीजिए, और आप डिस्पोजेबल मास्क कर रहे हैं तो डेली फिर नया मास्क लीजिए, या फिर आप रीयूज मास्क कर रहे हैं तो फिर वॉश करके प्रॉपर हाइजेनिक मास्क यूज कीजिए। और तीसरा है सैनिटाइजिंग, आपके हाथ को सैनिटाइजर से साफ करते रहना। ये एसएमएस ये हमेशा याद रखिए। यही हम बताने के लिए अभी 6 किलोमीटर का रन भी रिसेंटली अरेंज किया था। हम कई बार अभी देख रहे हैं कि लोग खासकर जहां पे बर्थडे पार्टी हो या फिर कुछ मैरिजेस हो, वहां पे थोड़ा सा ये मास्क पहनते हुए नजर नहीं आ रहे, तो उनको हम अलर्ट कर रहे हैं कि इससे पहले जो कोरोना का स्प्रेड हुआ वो एक सुपर स्प्रेडर आदमी से काफी लोग को पॉजिटिव इफेक्ट हुए, वो अभी भी वो खतरा है। अभी भी वैक्सीनेशन तो शुरू नहीं हुआ है, तब तक हमें पक्का वी हैव टू बी केयरफुल। हम पूरा मास्क हमें पहनना है हमेशा, जब भी हम बाहर निकलते हैं मास्क कंपलसरी पहनना है, हाथ सैनिटाइज करते रहना है, सोशल डिस्टेंस पक्का मेंटेन करना है। ये लोगों को हम भागवत साहब वो जो कहते हैं ना ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, तो पुरानी आदतें हमारी केयरलेस रहने की, ये मानकर चलने की कि हमें कुछ नहीं हो सकता और कोरोना हमारा क्या बिगाड़ लेगा, ऐसी थॉट है। तो शायद हो सकता है कि अब धीरे धीरे ऐसी अवस्था आ गई, ऐसी सिचुएशन आ गई कि लोग इसको भूलते जा रहे हैं, और आपको और आप डॉक्टर गुलाटी जैसे लोगों को बार बार मशक्कत करनी पड़ती है लोगों को समझाने में। भागवत साहब एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा, जब कोरोना पीरियड शुरू हुआ, लॉकडाउन शुरू हुआ, पूरा शहर बंद हो गए, गांव बंद हो गए, तो क्राइम रेट में भी कमी आ गई थी। तो क्या वो इतना लोगों को मौका मिला सोचने का कि कोई क्राइम नहीं करें, कम करें, उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे मार्केट्स ओपन होना शुरू हुए, स्कूल कॉलेज कहीं कहीं खुल रहे हैं, तो क्या उस क्राइम रेट में कोई फिर से तब्दीली, कोई चेंज आपको दिख रहा है? ये काफी गिरावट आई। जो क्राइम रेट था लॉकडाउन पीरियड में, एक्सीडेंट में काफी गिरावट आई, क्योंकि व्हीकल का मूवमेंट ही बंद था तकरीबन। चोरी के मामले थे, स्नैचिंग के मामले थे, इस तरह की हरकतें पूरी तरह से बंद हुई, क्योंकि पेट्रोलिंग पूरा पुलिस का काफी जगह पे चेक पोस्ट थे, पेट्रोलिंग काफी अच्छा हो रहा था और लोग घर से बाहर नहीं आ रहे थे। एक क्राइम जो लेकिन कांस्टेंट रहा उस पीरियड में वो साइबर क्राइम है। थोड़ा साइबर, क्योंकि लोग काफी ऑनलाइन आके अपना व्यवहार या बाकी जो अम्यूजमेंट है वो पूरा ऑनलाइन करने लगे, इससे थोड़ा साइबर क्रिमिनल्स, लेकिन वो जो क्राइम था वो रेट वही कांस्टेंट रहा, थोड़ा सा बढ़ भी गया उस पीरियड में साइबर क्राइम का। और डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में लोग हमेशा बात करते हैं कि उस पीरियड में डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ा है, लेकिन जब हम पुलिस स्टेशन में हमारे कंप्लेंट्स का संख्या देखती है, एफआईआर नंबर्स हो या पिटिशंस हो, वैसे ज्यादा हमें रिपोर्ट नहीं हुए, लेकिन स्वयंसेवी संगठन का कहना है कि उस पीरियड में थोड़ा घरेलू हिंसा जो है, डोमेस्टिक वायलेंस, उसमें बढ़ावत हुई है। जी बिल्कुल। अच्छा, ये आपने साइबर क्राइम की बात की भागवत साहब, ये दर्शाता नहीं। जी, अभी आपने साइबर क्राइम की बात की, लगातार हम भी देख रहे हैं न्यूज़पेपर्स में कई तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अभी जैसे कोरोना की बात करें तो ये कहकर रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया,
कि वो रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है और आपके पास एक OTP आएगी। दरअसल वो बैंक की अकाउंट के लिए OTP लोग मांगते हैं और उसके बाद अकाउंट से पैसे चले जाते हैं। अभी हैदराबाद में भी काफ़ी रिपोर्ट्स वैसी आई हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स देने के लिए जो ऐप बहुत सारे निकले उसमें दिया जाता है और उसमें पूरी टर्म कंडीशन क्लियर नहीं होते। 10,000 के लोन पर 5,000 रुपये उसको प्रोसेसिंग चार्ज लेते हैं। कुछ चाइनीज़ लोग भी इसमें पकड़े गए। तो ये जो न्यू चैलेंज है इसको कैसे मीट कर रहे हैं आप? इसके लिए कोई स्पेशल स्ट्रेटजी आपने फॉर्म की है? या इसलिए देखिए अभी ये हाल ही में हमें ये लोन ऐप का काफी कंप्लेंट्स आ रहे हैं। इससे चलते हुए अभी तक 4 या 5 लोगों ने सुसाइड भी किया हुआ है हमारे स्टेट में। जी बिल्कुल। तो हम लोग जो है तीनों कमिश्नरेट हैदराबाद, साइबराबाद, राजकोंडा और हमारे साथ में भी वारंगल के भी कमिश्नरेट जुटे हुए, तो हम सब लोगों ने मिलकर अभी इनके ऊपर धावा बोल दिया है। मेरे कमिश्नरेट में, राजकोंडा कमिश्नरेट में हाल ही में हमने एक पुणे में स्थित एक कॉल सेंटर पे रेड किया था कि जहां पे जो कॉल सेंटर का ओनर महाराष्ट्र से थे लेकिन उसकी बेबी चाइना की थी और वही कॉल सेंटर का जो है 3 कंपनीज के साथ में, एक मैसूर बेस्ड कंपनी, एक मुंबई और एक थाने बेस्ड कंपनी के साथ में उनका एग्रीमेंट था। वो चाइनीज और अंग्रेजी में था और तकरीबन 16 ऐप इन्होंने गूगल प्ले स्टोर पे लोन के लिए लगाए थे। जब आप डाउनलोड करेंगे कोई भी ऐप को तब उस समय आपका जो गैलरी है या आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट है आप ऑटोमेटिक उनको यूज करने का परमिशन देंगे करके बाय डिफॉल्ट वो हो रहा था। जी महेश जी माफ कीजिएगा, वक्त की कमी की वजह से मैं आपको यहाँ पर रोक रही हूँ। डॉक्टर यश गुलाटी और महेश जी, आप दोनों ही कोरोना वॉरियर्स हैं, आप दोनों ही इसी तरह अच्छा काम करते रहिए ताकि लोगों का भरोसा कोरोना वॉरियर्स पर बना रहे। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।